वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 17 जून के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, आप इनको कवर कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है आपका, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जिसके ऊपर आपको वीडियो बनवानी है, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसके बारे में ज़रूर बताइए। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसके साथ साथ टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर सकें एग्जाम में जाने से पहले। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो मुझे लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के प्रिपरेशन बैच के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं रिवीजन करने में, जिससे कि उनको आसानी होगी, तो रिवीजन के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ्स हैं ये आपको मिलती रहें रेगुलर बेसिस पे ऑन अ नॉमिनल फ़ी बेसिस, तो वो तब भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 17 जून की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रामायण सर्किट पे। तो 21 जून को पहली जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है वो अपनी मेडन जर्नी स्टार्ट करने जा रही है। तो ये जो ट्रेन है, अब देखिए, एक रामायण सर्किट बनाया गया था पिछले साल। ये जो ट्रेन थी ये लॉन्च की गई थी, जो आईआरसीटी से चला रही है, और इसमें 18 दिन का ट्रिप होगा, जिसके तहत जो श्री राम के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कवर करवाए जाएंगे। द ट्रेन विल रन ऑन द रामायण सर्किट आइडेंटिफाइड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्वदेश दर्शन स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसके तहत जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उसको मिलाकर एक रामायण सर्किट बनाया गया है, जिसपे ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलेगी। कवरिंग प्रोमिनेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम। तो भगवान श्री राम से की लाइफ से रिलेटेड जो भी प्लेसेस माने जाते हैं भारत के अंदर और नेपाल के अंदर भी, तो उनको ये ज्वाइन करेगी। अ विजिट टू द राम जानकी टेम्पल इन जनकपुर इन नेपाल। तो नेपाल में जनकपुर में जो राम जानकी टेम्पल है वहाँ पे भी ये विजिट करवाया जाएगा। विल बी पार्ट ऑफ द टूर आइटिनरी। 14 कोच की ट्रेन होगी ये, 14 कोच ट्रेन टू बी रन बाय द आईआरसीटीसी। 18 दिन का टूर होगा। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगा और टिकट जो है 62,370 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से स्टार्ट होगा। इसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी। द ट्रेन विल देन हेड टू बक्सर इन बिहार। बक्सर जाएगी जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करेंगे विश्वामित्र और राम रेखा घाट गंगा में, जो गंगा के ऊपर बना हुआ है। द विजिट टू जनकपुर इन नेपाल वाया जयनगर इन बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। और जो जनकपुर जाएंगे नेपाल में, वो जाएंगे जो जयनगर जगह है बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ से जाएंगे। टूरिस्ट विल स्टे ओवरनाइट एट होटल्स इन जनकपुर एंड विजिट द राम जानकी टेम्पल इन द टाउन। इंडियन रेलवेज़ ने जो भारत गौरव ट्रेन्स जो स्टार्ट की थी वो 2021 में स्टार्ट की थी, टू बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। इसको प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा ऑपरेट करवाने की बात की गई है ऑन द थीम बेस्ड सर्किट की। जिस तरह थीम बना दिया गया, जिस तरह से एक रामायण सर्किट बना दिया या आप इस तरह से महाभारत सर्किट बना सकते हैं, तो इस तरह से ये अलग अलग सर्किट्स बन जाएंगे और उनके थ्रू आप, जैसे मान लेते हैं इसमें हम गांधी जी को भी जोड़ सकते हैं। तो गांधी जी की लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी, गांधी जी की लाइफ से जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो साबरमती का आश्रम हो, चाहे वर्धा का हो महाराष्ट्र के अंदर, और जो भी अलग अलग चीज़ें थी, चाहे वो पोरबंदर हो, तो सब चीज़ों को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो उनके लिए भी एक टूरिस्ट सर्किट बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द भारत गौरव पॉलिसी, कोई भी ऑपरेटर या सर्विस प्रोवाइडर कैन लीज अ ट्रेन, वो ट्रेन को लीज पे रख सकता है, टू रन ऑन अ थीम बेस्ड सर्किट एज अ स्पेशल टूरिज्म पैकेज। तो थीम बेस्ड सर्किट के हिसाब से उसको ले सकता है एज अ स्पेशल टूरिस्ट पैकेज के हिसाब से। तो एपिक जर्नी ऑन व्हील्स की अगर हम बात करें, तो आईआरसीटीसी की जो श्री रामायण यात्रा है वो 21 जून को स्टार्ट होगी, टेकिंग पिलग्रिम्स ऑन अ ट्रेन टू प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम। तो जर्नी जो होगी अलॉन्ग द रामायण सर्किट विल बी अंडरटेकन इन अ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत ये स्टार्ट होगी। 62,307 रुपीज़ पर पैसेंजर टिकट होगा। 600 पैसेंजर्स आ सकते हैं। 8,000 किलोमीटर की यात्रा होगी और 18 दिन होंगे। और सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट होगी दिल्ली से। तो दिल्ली के बाद फिर ये सबसे पहले आप घूमेंगे यहाँ पे अयोध्या में, इसमें जा सकते हैं, फिर बक्सर, फिर सीतामढ़ी, जनकपुर नेपाल में। उसके बाद फिर ट्रेन जाएगी बनारस, फिर प्रयागराज जाएगी, फिर श्रीरंगपुर, ये क्या लिखा हुआ है, श्रृंगवेरपुर लिखा है, थोड़ा सा अजीब सा नाम लिखा हुआ है, इसमें जाएगी। फिर चित्रकूट जाएगी, चित्रकूट धाम बहुत ही फेमस है इसमें। उसके बाद नासिक है, हम्पी इन कर्नाटका, नेक्स्ट रामेश्वरम आएगा, फिर तमिलनाडु में कांचीपुरम आएगा, फिर
तमिलनाडु में, भद्राचलम आएगा तेलंगाना में, और उसके बाद ट्रेन भद्राचलम के बाद वापस से फिर दिल्ली आ जाएगी। तो इस तरह से करके ये पूरा सर्किट है। तो ये आपको नाम भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से शहर के नाम ऐसे हैं जो इसके तहत कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि रामायण सर्किट जो यात्रा जो चलेगी उस पर कौन सा शहर इस सर्किट में इंक्लूड नहीं है। तो 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मान लेते हैं जो इसमें होंगे। फॉर एग्जांपल आपको नाम दे दिया, भद्राचलम दे दिया, कांचीपुरम, रामेश्वरम, या ये श्रीवेंकपुर दे दिया, ऐसा ना कुछ अजीब सा नाम दे देंगे जो आपको इतना ज़्यादा फैमिलियर जिससे नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS2 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसीजन लिया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट पर रखा हुआ है क्या उसको ग्रे लिस्ट में रखना है या ग्रे लिस्ट से हटाना है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज़ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग इन इट्स सेशन फ्रॉम June 14 to 17 in Berlin, Pakistan, which continues to face an economic crunch, is hoping for some respite. अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग है, जो ये देखता है कि पूरे विश्व में जो क्राइम हो रहा है, जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही है, उसके पीछे जो फंडिंग आ रही है वो किस देश से आ रही है, इस चीज़ के ऊपर नज़र रखने वाली चीज़ FATF करता है। तो पाकिस्तान इसमें ये चाह रहा है, जो ऑलरेडी जिसकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, पाकिस्तान चाह रहा है कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है वो उससे बाहर निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ इट्स रिमूवल फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट और द लिस्ट ऑफ कंट्रीज प्रेजेंटिंग अ रिस्क टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ग्रे लिस्ट जो है वो नॉर्मल पैडलाइंस में बोला जाता है कि ग्रे लिस्ट बोल दिया या FATF की ब्लैक लिस्ट बोल दिया, लेकिन अगर हम FATF का जो चार्टर है और FATF की जो लीगल जो भाषा है अगर हम उसमें बात करें तो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट जैसे कोई शब्द नहीं है वहाँ पे ग्रे लिस्ट को लिस्ट ऑफ कंट्रीज प्रेजेंटिंग अ रिस्क टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि एक ऐसे देशों की सूची जो ग्लोबली यानी कि विश्व के स्तर पे जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, जो आर्थिक सिस्टम चल रहा है, उसको कोई भी नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं ऐसे देश, उनकी लिस्ट है। तो FATF क्या है अगर हम बात करें तो FATF अपने आप में एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो फाइनेंशियल क्राइम्स को देखता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो या टेरर फाइनेंसिंग करनी हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अगर आप वर्ड देखें लॉन्ड्रिंग से, तो अगर आप लॉन्ड्री वर्ड देखें, लॉन्ड्री का मतलब ये होता है कि जब हम अपने कपड़े देते हैं कहीं पे साफ़ होने के लिए, धुलने के लिए, तो हम उसको लॉन्ड्री कहते हैं कि लॉन्ड्री वाले आए हैं, यानी कि कपड़ों को धोबी को देना है, बेसिकली बात ये है। तो लॉन्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ गंदी थी उसको साफ़ करवाना है तो उसको हम लॉन्ड्री में देते हैं। उसी प्रकार से मनी लॉन्ड्री का मतलब ये होता है कि आपका ब्लैक पैसा था, अगर आपको उसको सफ़ेद बनाना है यानी कि वाइट मनी में कन्वर्ट करना है या उस पैसे को क्लीन करना है, तो जो आपका गंदा पैसा था, ब्लैक मनी थी, तो उसको वाइट मनी कैसे किया जाएगा, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू यानी कुछ रास्ता जैसे निकालेंगे कि जिससे उसको हम ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करवा दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और टेरर फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जब हम आतंक के लिए, टेरर के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस करते हैं, तो जो देश इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उसको हम टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड एट द G7 समिट। अब तो ये FATF कब बनी थी, तो ये G7 समिट के दौरान बनी, यानी कि G7 देशों ने इसको मिलकर बनाया 1989 में। उसका हेडक्वार्टर पेरिस में मिलेगा आपको। टू एड्रेस लूप होल्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये पता करने के लिए कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कहाँ पे कमियां हैं, ये पता करने के लिए आफ्टर मेंबर कंट्रीज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट ग्रोइंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। तो उस टाइम पे जो देश थे, जब उन्होंने ये पाया कि बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी हैं दुनिया में, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 9/11 टेरर अटैक ऑन द US, FATF ऑल्सो एडेड टेरर फाइनेंसिंग। अब देखिए 1989 में जब ये बनी थी उस टाइम पे सिर्फ जो मनी लॉन्ड्रिंग इशू था वो ही FATF के नज़र में आता था, लेकिन जब से 9/11 का हमला हुआ सितंबर 2011 में, 9 सितंबर 2001 में, जब US के जो ट्विन टावर्स थे वहाँ पे हमला होता है, अमेरिका के अंदर हमला होता है, तब उसके बाद इसके अंदर FATF के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग थी ये सब्जेक्ट भी इसमें ऐड कर दिया गया। दिस वाज लेटर ब्रॉडेंड टू इंक्लूड रेस्ट्रिक्टिंग द फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बाद में इसमें जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMD वाले जो वेपन्स हैं, उनकी जो फाइनेंसिंग है उसके लिए भी चीज़ों को ऐड कर दिया गया। FATF में प्रेजेंटली 39 मेंबर्स हैं और FATF जो है वो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF की, जिसको हम प्लीनरी मीटिंग भी कहते हैं, ये साल में 3 बार मिलती है। इट्स मीटिंग्स आर अटेंडेड बाय 206 कंट्रीज़, तो 206 देश जो हैं वो उसको अटेंड करते हैं। ग्लोबल नेटवर्क के कुछ मेंबर्स भी हैं, ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जिस तरह से कि ADB हो गया या AIIB हो गया, तो ये लोग भी इसमें अटेंड करते हैं।
द FATF सेट्स स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशंस फॉर कंट्रीज टू अचीव इन ऑर्डर टू प्लग द होल्स इन देयर फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो FATF जो है स्टैंडर्ड सेट करता है कि कौन देश किस तरह से काम कर सकते हैं जिससे कि ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ ना हो पाए। इट कंडक्ट्स रेगुलर पीयर रिव्यूड इवैल्यूएशंस। अब देखिए पीयर रिव्यूड इवैल्यूएशंस होते हैं जिसको म्यूचुअल इवैल्यूएशंस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि जो म्यूचुअल इवैल्यूएशंस हैं, ये भी न्यूज़ में था, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो म्यूचुअल इवैल्यूएशंस ये FATF से रिलेटेड है ऑफ कंट्री। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को जब परखते हैं, यानी किसी चीज़ को आप चेक कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएट करना। तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल के जब हम चाहते हैं कि हाँ ठीक है आप मुझे चेक कर सकते हो, तो म्यूचुअली जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो तो कंट्रीज़ की, टू चेक देयर परफॉर्मेंस ऑन स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इट। तो उन स्टैंडर्ड्स पे क्या वो देश खरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, तो उस देश की सहमति के साथ साथ ही FATF उस पर इवैल्यूएट करता है, तो उसको हम म्यूचुअल इवैल्यूएशंस कह रहे हैं। द रिव्यूज़ आर कैरिड आउट बाय FATF एंड FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़। तो जो रिव्यूज़ हैं वो कौन करता है? या तो वो FATF करता है या FATF जैसी जो रीजनल बॉडीज़ हैं वो करती हैं, विच देन रिलीज म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, और उसके बाद वो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स जारी भी करती हैं। अगर हम FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट देखें, तो जो वर्ड्स हैं ग्रे और ब्लैक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये FATF का जो ऑफिशियल लेक्सिकॉन है, यानी कि ऑफिशियल जो उसकी शब्दावली है, उसके अंदर ये शब्द नहीं आते। दे डेजिग्नेट कंट्रीज दैट नीड टू वर्क ऑन कंप्लाइंग विद FATF डायरेक्टिव्स। तो FATF जो है दो लिस्ट के साथ आता है, एक तो होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट कौन सी होती है? ग्रे लिस्ट वो लिस्ट्स होती हैं जो ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। तो यानी कि जिन कंट्रीज़ को ग्रे कंट्रीज़ कहा जाता है, वो कंट्रीज़ कौन से होते हैं? ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यानी कि ऐसे देश जिनके ऊपर मॉनिटरिंग की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हम ग्रे लिस्ट में डालते हैं, जिस तरह से इस टाइम पे पाकिस्तान है। For such countries, watchdog does not tell other members to carry out due diligence measure vis-a-vis the listed countries, but does tell them to consider the risk such countries possess। अब ऐसे कंट्रीज़ के लिए जो ग्रे लिस्ट में हैं, FATF दूसरे देशों को नहीं बताता है कि आपको क्या कदम उठाने हैं, बस उसी देश को बताएगा कि आपको क्या कदम उठाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को समय समय पे कुछ चीज़ें बताई जाएंगी कि जो पाकिस्तान को अपने देश के अंदर करनी होंगी, जिससे कि FATF की ग्रे लिस्ट से वो बाहर आने के लिए काबिल हो सके। जिस तरह से हाल ही में पिछले दिनों FATF ने 35 या 39 पॉइंट्स की एक लिस्ट दी थी पाकिस्तान को, जिस पे उसको खरा उतरना था। अगर वो सारे पॉइंट्स टिक कर लेगा तो वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। करंटली 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर ऑन द ग्रे लिस्ट। तो इस टाइम पे 23 देश हैं पाकिस्तान को इंक्लूड करके जो ग्रे लिस्ट में हैं। ब्लैक लिस्ट के लिए, ब्लैक लिस्ट को कहा जाता है कि हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, यानी कि वो देश बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं या बहुत ही ज़्यादा खतरा बने हुए हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं, एक तो नॉर्थ कोरिया और एक ईरान, जो ब्लैक लिस्ट के अंदर आते हैं। तो इन दिस केस कंट्रीज़ हैव कंसिडरेबल डेफिशिएंसीज इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग रेजिमेंट्स एंड द बॉडी कॉल्स ऑन मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स टू अप्लाई एनहेंस ड्यू डिलिजेंस। तो अगर किसी कंट्री को कह दिया जाता है कि ये ब्लैक लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो सभी देशों को, बाकी और देशों को बहुत ज़्यादा नज़र बनाने की बात कही जाती है कि आप लोगों को नज़र बना के रखनी है इन दोनों देशों के साथ। इन द मोस्ट सीरियस केसेस में अगर हम देखें तो मेंबर्स आर टोल्ड टू अप्लाई काउंटर मेजर्स सच एज सैंक्शनड ऑन द लिस्टेड कंट्रीज़। तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस केस होता है तब कंट्रीज़ को ये भी कह दिया जाता है कि आप इन देशों को ब्लैकलिस्ट कर दो, इन देशों को सैंक्शंस लगा दो। तो करंटली नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है वो किस में है? वो ब्लैक लिस्ट पे हैं। बीइंग लिस्टेड अंडर द FATF लिस्ट मेक इट हार्ड फॉर कंट्रीज टू गेट एड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप FATF की लिस्ट में आ जाएंगे तो इससे क्या दिक्कत होगी? अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, पहली बात तो अगर आप लिस्ट में आ गए, ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्रम्बल होने लगेगी, कंट्री की इकोनॉमी ख़राब होने लगेगी, क्योंकि कोई भी देश उस देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जो FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट के अंदर आती हैं। तो अगर आप के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगी, यानी कि आर्थिकी में आपकी दिक्कत आने लगी, तो इससे क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाए या IMF से लोन मिल जाए, तो वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, यूरोपियन यूनियन भी आपको पैसा नहीं देगा। इट में ऑल्सो अफेक्ट कैपिटल इनफ्लो नहीं होगा, यानी कोई भी कंपनी आपके देश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और पोर्टफोलियो जो है यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान हैज़ फाउंड इटसेल्फ ऑन द ग्रे लिस्ट फ्रिक्वेंटली सिंस 2008। तो फिर पाकिस्तान जो है बार बार ग्रे लिस्ट में आ जाता है, 2008 से वो आ रहा है,
क्योंकि वो जो उसकी टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा वीक है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और क्योंकि जो वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं उसको रोकने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो इस वजह से वो बार बार ग्रे लिस्ट में आ जा रहा है। 2009 में कंट्री बिगैन टू कॉपरेट विद द FATF लाइक रीजनल बॉडी एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो FATF की एक रीजनल बॉडी है एशिया पैसिफिक ग्रुप, तो पाकिस्तान ने 2009 से इसके साथ कॉपरेट करना शुरू करा म्यूचुअल इवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए, और इसको 2015 में इसको बाहर भी निकाल दिया गया, लेकिन 2018 में ये वापस से ग्रे लिस्ट में आ जाता है और उसको एक 27 पॉइंट का एक्शन प्लान भी दिया जाता है कि जो इसको जिसके ऊपर इसको काम करना है और इसको इससे ग्रे लिस्ट से बाहर निकल के आना है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान ये काम कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट आती है न्यूज़ वन चाइना पॉलिसी। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि ताइवान और चाइना के लिए जो बीच में जो टसल चल रहा है उसमें, क्योंकि ताइवान की सिक्योरिटी सारी की सारी यूएस के ऊपर डिपेंड है, तो यूएस के लिए अगर चाइना ताइवान में कुछ भी करता है तो यूएस के लिए भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यूएस को सीधे सीधे वॉर में आना पड़ेगा या उसको फ्रंट फुट में आना पड़ेगा। तो यूएसए ने वन चाइना पॉलिसी अपनाई है, तो वो वन चाइना पॉलिसी देखते हैं कि वो वन चाइना पॉलिसी क्या है। तो वन चाइना अपने आप में एक लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस पॉलिसी रही है दैट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद बीजिंग। तो बीजिंग के साथ यानी कि चाइना के साथ किस तरह से रिलेशन रहेगा यूएसए का, वो जो पॉलिसी रही है वो अपने आप में वन चाइना पॉलिसी रही है। अंडर द पॉलिसी यूएस स्नैप्ड फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद द रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान। तो इस पॉलिसी के तहत यूएस ने जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज हुआ करते थे ताइवान के साथ वो ख़त्म कर दिए थे, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ उसने टाइज इस्टेब्लिश करे 1979 में। तो यानी कि चाइना के साथ यानी कि बीजिंग के साथ उसने 1979 में अपने टाइज इस्टेब्लिश करे, और ताइवान के साथ उसने अपने जो रिलेशंस थे उसको ख़त्म कर दिया। ये वन चाइना पॉलिसी के तहत यूएसए ने किया था। In operational terms, the One China policy is a balancing act wherein the US maintains an official relationship with Taiwan और एक unofficial official relationship with China और unofficial relationship with Taiwan। तो अगर हम देखें तो वन चाइना पॉलिसी के तहत यूएस क्या करता है कि जो ऑफिशियल रिलेशन है वो तो चाइना के साथ बनाता है, और जो अनऑफिशियल रिलेशन है वो ताइवान के साथ बनाता है। तो यूएस ने अपने ताइवान टाइज किस तरह से प्रिजर्व किए, अगर हम उसकी बात करें तो 1979 से लेके अराउंड द टाइम पीआरसी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टेड एम्बेसडर्स इन ईच अदर्स कैपिटल, यूएस कांग्रेस पास द ताइवान रिलेशन एक्ट। अब 1979 में जब यूएसए ने और चाइना ने एक दूसरे देशों में एम्बेसडर्स अपॉइंट किए, तो उस टाइम पे यूएस की जो कांग्रेस थी उसने एक ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया। एक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो डिसीजन लेता है टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रेस्ट अपॉन द एक्सपेक्टेशन दैट द फ्यूचर ऑफ ताइवान विल बी डिटरमाइंड बाय पीसफुल मीन्स। तो इस एक्ट में ये कहा गया, ताइवान रिलेशन एक्ट में ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस से ये मान के चलता है कि वो चाइना के साथ जो रिलेशन बनाने जा रहा है वो इस शर्त बनाने जा रहा है कि ताइवान का फ्यूचर जो भी होगा वो पीसफुल तरीके से होगा, और ताइवान पे कोई भी जबरन यानी कोई भी देश चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, कोई भी देश जबरन उस पर अटैक या उसके ऊपर अपनी जो ज़ोर ज़बरदस्ती है वो नहीं कर सकता। तो इट कमिटेड टू प्रोवाइडिंग ताइवान विद आर्म्स ऑफ अ डिफेंसिव कैरेक्टर। तो उसने कमिट किया कि वो ताइवान को डिफेंसिव कैरेक्टर का जो आर्म्स हैं वो प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसकी डिफेंस करेगा, एंड टू मेंटेन द कैपेसिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू रेजिस्ट एनी रिजॉर्ट टू फोर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ कोवर्शन दैट वुड जियोपार्टाइज द सिक्योरिटी। और ये भी कहा यानी कि यूएसए हर उस कदम को उस खिलाफ होगा जो भी ताइवान की सिक्योरिटी के खिलाफ होगा या ताइवान की जो फ्रीडम है उसको जियोपार्टाइज करेगा। द एक्ट स्टैब्लिश द अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान। अब देखिए इस एक्ट ने जो अभी एक्ट पास किया गया था ताइवान के से रिलेटेड, उसने एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान बनाया जो अपने आप में एक एम्बेसी का रोल भी प्ले करता है यूएसए की ताइवान में। एज अ प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट अपने आप में एनजीओ है जो फैसाड है और अनऑफिशियलनेस का अंताइज में। EIT इज़ द डी फैक्टो यूएस एम्बेसी इन ताइवान। तो अपने आप में डी फैक्टो यूएस एम्बेसी है ताइवान में। तो क्या टू चाइना सिचुएशन रही है, कभी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आफ्टर द कम्युनिस्ट फोर्सेज वॉन द चाइनीज सिविल वॉर, अभी हमने कल पढ़ा था कि जो कोमिंतांग की गवर्नमेंट थी उसको हरा दिया गया था 1949 में कम्युनिस्ट्स के द्वारा। उसके बाद चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आ गई, जिसके बाद से 1949 में कोमिंतांग की सरकार ताइवान में आके बस गई, उन्होंने ताइवान में अपनी अलग गवर्नमेंट बनाई। तो जब कम्युनिस्ट फोर्सेज ने 1949 में चाइना में जो सिविल वॉर हुआ वो जीता, आफ्टर ओवर 2 डेकेड्स 20 सालों के युद्ध के बाद, रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान मूव्ड इट्स कैपिटल टू ताइपे। तो ताइपे में उन्होंने उसको शिफ्ट कर लिया।
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड विद बीजिंग एज इट्स कैपिटल। तो जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है यानी कि पीआरसी है, उसने बीजिंग को अपनी कैपिटल बनाया। बोथ गवर्नमेंट्स मेड कॉम्पीटिंग क्लेम्स टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ चाइना। दोनों गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो कोमिंतांग की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही हो, सभी ने कहा है कि चाइना के ऊपर उनका क्लेम है, बट ओनली अ फ्यू रिकॉग्नाइज द पीआरसी एट दैट टाइम। लेकिन उस टाइम पे 1949 में चाइना को, यानी कि असली जो आज के टाइम पे चाइना जो हमें दिखता है, उसको बहुत कम लोग रिकॉग्नाइज करते थे। कोमिंतांग की सरकार को ही ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे। बाद में 1971 में जाके जब पीआरसी ने मैनेज किया कि वो यूएन में आए 2758 रेजोल्यूशन के तहत, विच कंसीडर्ड रिपब्लिक ऑफ चाइना एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना। तो 1971 में जो पीआरसी है उसने ताइवान को हटा दिया, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटा दिया, कि चाइना को जो ऑफिशियली रिप्रेजेंट करेगा यूनाइटेड नेशंस में, वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना करेगा। यूएस डिड नॉट रिकॉग्नाइज द पीआरसी टिल 1979। और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी जो आज का चाइना हमें दिखता है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने 1979 तक तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था। अब सवाल बनता है कि जो यूएस की वन चाइना पॉलिसी है और जो बीजिंग, जो चाइना का जो वन चाइना प्रिंसिपल है, क्या उन दोनों को में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? यानी कि आप देख सकते हैं यूएस की है वन चाइना पॉलिसी और चाइना की है वन चाइना प्रिंसिपल। तो एक है प्रिंसिपल है और एक पॉलिसी है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों चीज़ सेम है, उसको देखते हैं। द वन चाइना पॉलिसी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की इज़ नॉट द सेम एज द वन चाइना प्रिंसिपल ऑफ द पीआरसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएसए की वन चाइना पॉलिसी और चाइना का वन चाइना प्रिंसिपल दोनों चीज़ सेम नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ वन चाइना पॉलिसी प्राइमर पब्लिश्ड बाय द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन। तो जो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने जो पब्लिश किया उन दोनों के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग वन चाइना पॉलिसी यूएसए की और वन चाइना प्रिंसिपल चाइना का सेम नहीं है। वन चाइना पॉलिसी कंटेन्स मोर एलिमेंट्स सच एज द यूएस इंटरेस्ट। अब वन चाइना पॉलिसी क्या है? जो यूएसए ने लॉन्च की थी वन चाइना पॉलिसी, उसके तहत ये बात है कि उसके अंदर यूएस के इंटरेस्ट भी हैं इन अ पीसफुल प्रोसेस ऑफ क्रॉस स्ट्रेट डिस्प्यूट। तो जो फॉर्मोसा स्ट्रेट है, जिसके पार फॉर्मोसा है यानी कि आज का ताइवान है, तो वन चाइना पॉलिसी तहत ये आता है कि यूएस का क्या इंटरेस्ट है कि पीसफुल प्रोसेस में, यानी कि जो शांतिपूर्वक तरीके से चाइना और ताइवान के बीच में रिश्तों को सुधारा जाए, एंड इट्स डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ ताइवान्स लीगल स्टेटस एज कम्पेयर टू बीजिंग्स इंटरप्रिटेशन। और 1980s में देखा जाए तो यूएस ने शिफ्ट किया अपनी पॉलिसी को इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल। तो यानी यूएसए ने 1980s में वन चाइना प्रिंसिपल से अपनी पॉलिसी को वन चाइना पॉलिसी बना लिया इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द यूएस अप्रोच एंड द चाइनाज वर्जन। तो चाइना के वर्जन से जो वन चाइना प्रिंसिपल है उस वर्जन से अलग करते हुए अपने आप को यूएसए ने वन चाइना पॉलिसी बना लिया। नेक्स्ट इंडिया से न्यूज़ आती है। इंडिया में राजस्थान और गुजरात से ट्राइबल्स ये चाह रहे हैं कि वो एक नया स्टेट बनाएं जिसको भील प्रदेश कहा जाए। बहुत टाइम से हमने भारत में देखा है कि अलग अलग फेडरलिज्म के होते हुए भी, अलग अलग स्टेट्स के होते हुए भी नए नए स्टेट्स की डिमांड उठती रहती है। चाहे उत्तराखंड बना हो उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ बना हो मध्य प्रदेश से, और झारखंड बना हो बिहार से, या उससे पहले भी भारत में सबसे पहला राज्य जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना आंध्र प्रदेश 1953-1956 में। तो हम ये देखते हैं कि बार बार फेडरलिज्म जो है, भारत का संघात्मक स्ट्रक्चर जो है, उसके ऊपर अटैक होता है और अलग अलग लोग डिमांड करते हैं अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कि नए नए स्टेट्स बनने चाहिए, चाहे वो किसी भी रीज़न से हों, चाहे वो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से कह रहे हों, चाहे वो अपनी पर्सनल नीड्स के वजह से कह रहे हों। इसी प्रकार से राजस्थान गुजरात के जो ट्राइबल्स हैं उनका कहना ये है कि उनको राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश में अलग अलग नहीं रहना है, उनको जितनी भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं सबको मिलाकर एक भील प्रदेश बनाने की उन्होंने बात कही है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो गुजरात में बेस्ड है, उनका एनविजन ये है कि एक भील प्रदेश बनना चाहिए जो कि अपना में एक सेपरेट स्टेट होगा, अलग से राज्य होगा, जो 39 डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। जो 39 डिस्ट्रिक्ट 4 राज्यों में फैले हुए हैं, जिसमें से 16 राज्य गुजरात के हैं, 10 राज्य राजस्थान के हैं, 7 एमपी के हैं और 6 महाराष्ट्र के हैं। तो भील के जो सोशल रिफॉर्मर थे और स्पिरिचुअल लीडर थे गोविंद गुरु, उन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी एक सेपरेट स्टेट की ट्राइबल्स के लिए 1913 में, जब वहाँ पर मानगढ़ मैसेकर हुआ। ये मैसेकर जो 6 साल पहले हुआ जलियांवाला बाग से, क्योंकि जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, तो 1913 में जब मानगढ़ मैसेकर हुआ, एंड इज समटाइम्स रेफर टू एज आदिवासी जलियांवाला, तो उसको आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है मानगढ़ मैसेकर को। सो हंड्रेड्स ऑफ भील ट्राइबल्स बीइंग किल्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस ऑन 17 नवंबर 1913। तो 17 नवंबर 1913 को कई 100 जो भील के ट्राइबल्स थे उनको मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा द हिल्स ऑफ मानगढ़ ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे जो मानगढ़ के जो हिल्स हैं वहाँ पे उनको मार दिया गया।
नेक्स्ट न्यूज़ आती है रिबल्स सरेंडर। GS3 से न्यूज़ आ रही है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी से। नक्सलिज्म और माओइज्म से रिलेटेड न्यूज़ है कि 295 जो एक्टिव माओइस्ट मिलिशिया मेंबर्स थे, यानी कि जो एक्टिव माओइस्ट थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया है उड़ीसा पुलिस के सामने इन स्वाभिमान अंचल मलकानगिरी। तो मलकानगिरी ज़िला जो है उड़ीसा का, उसमें जो स्वाभिमान अंचल जो एरिया है, एक कट ऑफ एरिया माना जाता था इसको, कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर अभी तक सरकार की पहुँच ही नहीं हुई थी। तो अभी उसको हाल ही में एक पुल से जोड़ा गया है, इस टापू को, स्वाभिमान अंचल को, जो उड़ीसा के अंदर है। तो उसको, उसमें से 295 जो माओइस्ट मिलिशिया थे, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो स्वाभिमान अंचल जब, जिसको पहले कट ऑफ एरिया माना जाता था एंड अ माओइस्ट हॉटबेड माना जाता था, तो रिबल्स जो हैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से यूज टू टेक शेल्टर इन द रीजन। अब ये इतना घना जंगल है कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो रिबल्स हुआ करते थे वो इसमें शरण लेते थे एंड कमिटिंग क्राइम्स इन द नेबरिंग स्टेट। तो जब वो कुछ भी क्राइम करके, जो पड़ोसी जो राज्य थे उनमें कुछ भी क्राइम करके जब वो भाग के आते थे, तो वो इसी एरिया में शरण लेते थे। ये वो एरिया है जो दंडकारण्य का भी एरिया है, जहाँ पे बहुत ही घना जंगल है। द रीजन वॉज कंसिडर्ड अ सेफ हेवन फॉर माओइस्ट। तो ये बहुत ही सेफ हेवन माना जाता था माओइस्ट के लिए, एज इट इज़ सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द बालीमेला रिजर्वायर। तो बालीमेला एक रिजर्वायर है जिसमें पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो तीनों तरफ से, 3 साइड से तो ये उस चीज़ से भरा हुआ था, और एक चौथी साइड में डेंस फॉरेस्ट था जो उसको, यानी कि बहुत ही घना जंगल था जो उसको आंध्र प्रदेश से जोड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है साइंस से कि भारत सरकार ने टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक प्री ट्रैवल एडवाइस जारी की है बच्चों के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ से जी रहे हैं। तो प्री ट्रैवल एडवाइस का मतलब ये हो गया कि अगर आपको हाल ही में कुछ समय बाद ट्रैवल करना है, तो उससे पहले आप कुछ एडवाइस लें अपने डॉक्टर से, जो भी बच्चे या जो भी एडोलेसेंट्स टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं एंड प्रेवलेंट केसेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड एज पर रीसेंट एस्टीमेट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन। तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत में टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड द काउंसिल हैज़ नाउ पब्लिश्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन केयर ऑफ डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन। तो एक जो ICMR है उसने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है कि किस तरह से जो बच्चों में डायबिटीज़ है उन बच्चों की केयर किस तरह से की जानी चाहिए, खास करके टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ अपना में क्रोनिक कंडीशन है जहाँ पे पेंक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन बनाना या तो बिल्कुल बंद कर देते हैं या बहुत ही कम मात्रा में बनाते हैं। इट टिपिकली अपीयर्स इन एडोलेसेंस एंड सिम्टम्स फाउंड इंक्रीज थर्स्ट। अब ये एडोलेसेंस में आता है। एडोलेसेंट वो बच्चे होते हैं जो 11 साल से लेकर 17-18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको एडोलेसेंट कहा जाता है। तो अब इसमें किन बच्चों को हम कहेंगे या किन पर्सन्स को हम कहेंगे कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, तो उनके जो सिम्टम्स आते हैं वो ये आता है, या तो इंक्रीज थर्स्ट यानी कि उनको प्यास बहुत लगती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, हंगर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, फेटिक थकान होती है, और ब्लड विजन यानी कि उनको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तब हम किसी पर्सन को कहते हैं कि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि स्नैपिंग फुटवेयर टू हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि एक नया फुटवेयर बनाया जा रहा है जिसके वजह से हम जो वॉकिंग स्टाइल होता है, जो पर्सन के चलने का तरीका होता है, उसको सुधार सकते हैं। तो एक यूनिक सेल्फ रेगुलेटिंग फुटवियर है, हैज़ बिन डेवलप्ड बाय रिसर्चर फॉर पर्सन विद डायबिटीज़। तो जो पर्सन डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, जिनका अगर चोट लग जाए तो उनका घाव भरने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ जिस पर्सन को जाता है उसकी चोट जल्दी से सही नहीं होती। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पर्सनस ने बनाया है, IISc बेंगलुरु ने, इन कोलैबोरेशन विद द कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिसर्च। तो कर्नाटका का जो इंस्टीट्यूट है एंडोक्राइनोलॉजी, इसके साथ मिलकर बनाया है IISc बेंगलुरु ने। फुट इंजरीज़ या जो वूंड्स होते हैं, यानी जो घाव होते हैं उन आदमियों में, उन पर्सनस में जिनको डायबिटीज़ होती है, हील एट अ स्लोअर रेट देन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो हेल्दी इंडिविजुअल्स में आसानी से कोई भी चोट सही हो जाती है, लेकिन जो पर्सन डायबिटिक होते हैं उनको कोई भी चोट जल्दी से सही नहीं होती, विच इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, जिससे धीरे धीरे उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस दैट रिक्वायर एम्प्यूटेशन इन एक्सट्रीम केसेस। और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि उनके हाथ या पैर जहाँ पे भी चोट लगती है उसको काटना पड़ता है, उस हिस्से को एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। फुटवियर जो डेवलप किया है IISc लेड टीम ने, वो 3D प्रिंटेड होगा और उसको कस्टमाइज़ कर दिया जाएगा हर एक पर्सन के फुट के हिसाब से और उसके चलने के हिसाब से। एक स्नैपिंग मैकेनिज्म इन दी सैंडल्स कीप द फीट वेल बैलेंस। तो एक स्नैपिंग मैकेनिज्म है, यानी कि एक जो उसके पैरों में, जो शूज़ में या सैंडल्स में जो भी एक चीज़ लगाई जाएगी जिससे उसके जो फीट हैं, उसके जो पैर हैं वो वेल बैलेंस्ड रहें, फास्टर हीलिंग हो इंजर्ड रीजन की। अगर पैर में कोई चोट लगी हुई है
तो वो रीजन जल्दी से सही हो जाए एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज फ्रॉम अराइजिंग इन अदर एरियाज ऑफ फीट, और दूसरे पैर के दूसरे हिस्सों में उसको कोई भी इंजरी, कोई भी चोट वापस से ना लगे। तो ये फुटवियर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, यानी कि दोज हु सफ़र फ्रॉम नर्व डैमेज कॉज्ड बाय डायबिटीज़। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी नर्व ही डैमेज हो गई है डायबिटीज़ की वजह से, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन द फुट, जिसके वजह से सेंसेशन की, यानी फुट में सेंसेशन ही नहीं हो रहा, यानी कि आपके फुट में हलचल ही नहीं है, क्योंकि जो फुट से नर्व जाती थी दिमाग में जो बताती थी कि यहाँ पे पैर है और पैर को इस तरह से चलाना है, अगर वो नर्व ही डैमेज हो जाए डायबिटीज़ की वजह से तो फिर वो पैर भी सही होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ फैक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स के लिए देखें तो सबसे पहले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की हमने पिछले दिनों बात की थी, तो आज हम ये देखेंगे कि ये किन किन पैरामीटर्स पे बेस करती हैं ये रैंकिंग्स। तो एक तो आता है सबसे पहले एकेडमिक रेप्यूटेशन, यानी कि जो आपकी एकेडमी की रेप्यूटेशन है वो कैसी है। एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो वहाँ पे आपको नौकरी दे रहा है उसकी रेप्यूटेशन कैसी है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, यानी कि हर एक फैकल्टी पे कितने बच्चे हैं या कितने बच्चों पे एक फैकल्टी है, अगर इसका रेशो देखा जाए। साइटेशंस पर फैकल्टी, कि कितने रिसर्च पेपर्स पे साइटेशंस आ रही हैं हर फैकल्टी के हिसाब से। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो क्या है, कि अंतर्राष्ट्रीय जो फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं वो कितने रखे हुए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने रखे हुए हैं, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क क्या है, और एम्प्लॉयमेंट की आउटकम्स क्या हैं। जब बच्चा वहाँ से कोई भी पर्सन वहाँ से ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या डिग्री करता है, उसके बाद उसको कैसे जॉब मिल सकती है या कैसे मिल पाती है, तो एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज क्या हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। फिर उत्तराखंड के असेंबली स्पीकर कौन है इस टाइम पे, वो रितु खंडूरी हैं। और 15 जून 2022 को हमने सेकंड एनिवर्सरी बनाई जो वॉयलेंट गलवान वैली क्लैश हुआ था, जो लद्दाख में गलवान वैली क्लैश हुआ था 15 जून 2020 में, जिस टाइम पे कोरोना अपने पीक पे चल रहा था, जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, जिस टाइम पे कोरोना आया था उस टाइम पे ही गलवान वैली क्लैश हुआ था 2020 में 15 जून को। तो उसकी हमने सेकंड एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है, या आप कह सकते हैं कि नॉट सेलिब्रेट करना सही वर्ड नहीं रहेगा, हम ये कहेंगे उसको हमने कोमोमरेट किया है, याद किया है कि उस टाइम पे जो हमारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी, अराउंड 20 सोल्जर्स हमारे मारे गए थे भारत की साइड से चाइना के साथ, जो 1970s के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद पहली बार वॉयलेंट क्लैश हुआ जिस टाइम पे गोलियाँ चली बॉर्डर पे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ ख़त्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये, इनके ऊपर से सवाल 100% बनते हैं, और सारे सवाल आप जितने भी एग्जाम में देखेंगे आगे आने वाले टाइम में, जितने भी सवाल होंगे वो सब आपके इन करंट अफेयर से कवर होंगे, तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए। कोई भी डाउट आता है आपका, कोई भी सेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।